नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर को समझते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा अपने आसपास देखिए। ये जो किताब का कागज है, मेज है, दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि मसालों से लेकर चॉकलेट तक, ये सब आता कहां से है? सही सोचा, जंगलों से। पर क्या कभी सोचा है कि एक दौर ऐसा भी था जब यही जंगल बहुत तेजी से गायब होने लगे थे? आज हम उसी कहानी में उतरेंगे, कहानी वन समाज और उपनिवेशवाद की। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर जंगल कटने क्यों लगे। फिर हम देखेंगे कि ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या चीज़ थी और इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ। इसके बाद हम जंगल में हुई बगावत की कहानी सुनेंगे, जावा में हुए बदलावों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज के समय में क्या नया हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वनों का विनाश यानी डिफॉरेस्टेशन। देखिए, जंगलों का गायब होना कोई नई बात नहीं थी, ये तो सदियों से हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों के राज में ये काम एक सोची समझी प्लानिंग के साथ और बहुत बड़े लेवल पर होने लगा। तो आइए इसके एक एक कारण को ठीक से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की अपनी सोच। उन्हें लगता था कि जंगल तो बेकार हैं, अनप्रोडक्टिव हैं। उनके हिसाब से जमीन का असली इस्तेमाल तो तब होता है जब उस पर खेती हो। क्यों? क्योंकि खेती से उन्हें मिलता था रेवेन्यू यानी टैक्स, और साथ ही जूट और कपास जैसी कमर्शियल फसलें जिनकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। तो बस उन्होंने जंगलों को साफ करके खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 67 लाख हेक्टेयर। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। सिर्फ 40 सालों के अंदर खेती के लिए इतनी ज्यादा जमीन साफ कर दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए कितने बड़े बड़े जंगलों को काटा गया होगा। इससे साफ पता चलता है कि अंग्रेजों की नीतियां कितनी तेजी से भारत के पूरे लैंडस्केप को बदल रही थीं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो था रेलवे का विस्तार। इस तस्वीर में जो लकड़ी के मोटे मोटे फट्टे दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं स्लीपर्स। ये रेलवे की पटरियों को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए बिछाए जाते थे। आपको पता है, 1 मील का रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए करीब 2000 स्लीपर लगते थे। अब अंग्रेजों को अपने व्यापार के लिए और अपनी सेना को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे तो चाहिए ही था, और इसके लिए उन्होंने बिना सोचे समझे लाखों पेड़ कटवा दिए। और तीसरा कारण था बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की डिमांड आसमान छू रही थी। तो औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया? उन्होंने बहुत ही सस्ते दामों पर जंगलों की जमीन यूरोप के बागान मालिकों को दे दी। इन लोगों ने बड़े बड़े जंगल के इलाकों को साफ किया और वहां चाय या कॉफी के बागान लगा दिए। अच्छा, जब अंग्रेजों ने देखा कि जहाज़ों और रेलवे के लिए लकड़ी की सप्लाई तो कम होती जा रही है, तो उन्हें टेंशन होने लगी। उन्हें लगा कि अगर लोकल लोग और व्यापारी ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो सारे जंगल ही खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम था डाइटरिच ब्रैंडिस, और उन्हें भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया। यहीं से कहानी शुरू हुई कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ब्रैंडिस ने एक सिस्टम शुरू किया जिसे नाम दिया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी वैज्ञानिक वानिकी। अब इसके नाम में साइंटिफिक है, पर असल में ये जंगलों की सेहत के लिए साइंटिफिक नहीं था। ये तो बस बिजनेस के फायदे के लिए था। इसमें होता क्या था कि जो नेचुरल जंगल होते थे, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे उगते थे, उन्हें पूरा काट दिया जाता था और उनकी जगह पर एक ही टाइप के कीमती पेड़ जैसे सागौन या साल सीधी लाइनों में लगा दिए जाते थे। इसी काम के लिए 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। अब इस नए सिस्टम को कानूनी तौर पर लागू करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए गए। 1878 के एक्ट ने जंगलों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। और हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी थी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी आरक्षित वन। ये सबसे अच्छे जंगल थे और यहाँ गांव वालों की एंट्री बिल्कुल बैन थी। दूसरी थी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन, जहां से लोग घर बनाने या ईंधन के लिए कुछ शर्तों के साथ लकड़ी ले सकते थे। और तीसरी थी विलेज फॉरेस्ट, मतलब गांव के जंगल जो लोकल इस्तेमाल के लिए थे। अब असली टकराव यहीं से शुरू हुआ। इस स्लाइड पर देखिए, गांव वालों की जरूरतें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जरूरतें कितनी अलग थीं। गांव वालों को अपनी रोज की जिंदगी के लिए ईंधन, जानवरों के लिए चारा, फल, पत्ते, मतलब कई तरह के पेड़ों की जरूरत थी। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ जहाज़ों और रेलवे के लिए लंबी, सीधी और मजबूत लकड़ी चाहिए थी, जैसे सागौन और साल। बस इसी टकराव ने आगे सारे संघर्षों को जन्म दिया। नए वन कानूनों का असर शिकार पर भी पड़ा। सदियों से जंगल में रहने वाले लोग छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते थे। नए कानून ने इस काम को गैर कानूनी बना दिया और इसे पोचिंग कहा जाने लगा।
लेकिन मजे की बात देखिए, जहां आम आदमी के लिए शिकार करना जुर्म था, वहीं अंग्रेज अफसर और राजा महाराजाओं के लिए ये एक स्पोर्ट और शान की बात बन गया। ये कितना बड़ा विरोधाभास था। वे बाघ जैसे बड़े जानवरों के शिकार को भारत को सभ्य बनाने का एक तरीका मानते थे। तो क्या लोगों ने इन जबरदस्ती थोपे गए कानूनों को चुपचाप मान लिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के कई हिस्सों में लोगों ने विद्रोह किया। अब हम ऐसे ही एक बहुत जरूरी विद्रोह की कहानी जानेंगे जो 1910 में बस्तर में हुआ था। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बस्तर है कहाँ। ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में है। यहाँ गोंड और धुरवा जैसे कई आदिवासी समुदाय रहते थे, जिनकी पूरी जिंदगी ही जंगलों पर टिकी हुई थी। जब सरकार ने उनके जंगलों को रिजर्व्ड घोषित करना शुरू किया, तो उनके जीने का आधार ही खतरे में आ गया। ये शब्द उन लोगों की बेबसी और डर को दिखाते हैं। सोचिए, जब जंगलों को रिजर्व कर दिया गया, खेती पर रोक लगा दी गई, लगान बढ़ा दिया गया और ऊपर से भयंकर अकाल भी पड़ गया, तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। गुंडाधुर जैसे लीडर्स की अगुवाई में उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने बाजारों को लूटा, अफसरों और व्यापारियों के घरों को जला दिया और कॉलोनियल रूल के हर निशान पर हमला किया। अच्छा, अब चलिए भारत से थोड़ा बाहर चलते हैं, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जंगलों का इस तरह से इस्तेमाल सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ग्लोबल पैटर्न था। जावा पर डच लोगों का शासन था और उन्होंने भी ठीक वही किया जो अंग्रेज भारत में कर रहे थे। जरा ये तुलना देखिए। भारत में अंग्रेजों की तरह जावा में डच लोगों को भी जहाज बनाने के लिए सागौन की लकड़ी चाहिए थी। उन्होंने भी वहां साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लागू की, लोकल लोगों की जंगलों में एंट्री बंद कर दी और उन्हें भी कलांग समुदाय और सुरोंती को सामिन जैसे लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। सामिन ने तो ये कहकर बगावत कर दी कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी ये सब स्टेट ने नहीं बनाए हैं, तो वो इसका मालिक कैसे हो सकता है? चलिए, अब तक जो भी पढ़ा उसमें से एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। इन नामों और तारीखों पर खास ध्यान देना है। डाइट्रिक ब्रांडिस, पहले इंस्पेक्टर जनरल, पहला फॉरेस्ट एक्ट, बस्तर विद्रोह का साल और उसके लीडर का नाम। और हाँ, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और सामिन की चुनौती जैसे कॉन्सेप्ट्स का मतलब भी अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर सवाल अक्सर बनते हैं। अब जरा इस सवाल पर सोचिए। एक तरफ तो अंग्रेज बड़े बड़े जानवरों को मारना अपनी बहादुरी का सबूत मानते थे, और दूसरी तरफ जब कोई गरीब गांव वाला अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था तो उसे क्रिमिनल बना दिया जाता था। ये उनका डबल स्टैंडर्ड और भारतीय लोगों के बारे में उनकी सोच को कैसे दिखाता है? सोचिएगा जरूर। परीक्षा में इस चैप्टर से कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं। 1 नंबर के सवाल में स्लीपर की परिभाषा जैसी सीधी सीधी बात पूछी जा सकती है। 3 नंबर के सवाल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन क्यों लगा, इसके 2-3 कारण बताने पड़ सकते हैं। और 5 नंबर के लंबे सवाल में बस्तर विद्रोह के कारण क्या थे और उसके नतीजे क्या निकले, ये सब विस्तार से लेना होगा। चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि कोई बस्तर के एक गांव में रहता है और जंगल ही उसका घर है, उसका बाजार है, उसका सब कुछ है। और फिर एक दिन एक सरकारी अफसर आकर कहता है कि आज से ये जंगल रिजर्व्ड है, इसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, ईंधन, खाना, जड़ी बूटियां सब बंद। कैसा महसूस होगा? किसी की जिंदगी कैसे बदलेगी? ये सोचने से इस चैप्टर का जो इमोशनल साइड है वो समझ में आता है। इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच का अंतर। याद रखिए, रिजर्व मतलब नो राइट्स, कोई अधिकार नहीं। प्रोटेक्टेड मतलब कुछ लिमिटेड राइट्स। दूसरी बात, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को पर्यावरण के लिए अच्छा मत समझिएगा, यह सिर्फ मुनाफे के लिए थी। और तीसरी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जंगल का दुश्मन नहीं बल्कि खेती का एक पुराना तरीका समझिए, जिसे अंग्रेजों ने गलत समझा। चलिए पूरे चैप्टर को 5 मिनट में तेजी से रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि जंगल क्यों कटे। 3 मुख्य कारण थे: खेती, रेलवे और बागान। अंग्रेजों ने कंट्रोल कैसे किया? उन्होंने डीट्रिच ब्रांडिस को बुलाया, फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू की। इसका लोगों पर क्या असर हुआ? उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई, उनकी रोजी रोटी छिन गई। इसके जवाब में लोगों ने क्या किया? भारत में बस्तर और जावा में सामिनवादियों ने विद्रोह किया। और आज क्या बदल रहा है? आज सरकारें सिर्फ लकड़ी काटने पर नहीं बल्कि जंगलों को बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। एग्जाम के लिए एक आखिरी टिप, इस चैप्टर को एक कॉज एंड इफेक्ट की कहानी की तरह याद रखना। हर घटना के पीछे एक कारण था और उसका एक असर हुआ। जैसे कि अंग्रेजों को लकड़ी की जरूरत क्यों पड़ी, ये था कारण। इसके चलते उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ये हुआ असर। उस एक्ट ने लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला, ये एक नया कारण बना। और फिर लोगों ने विद्रोह किया,
ये उसका असर था। इस चेन को समझ लेंगे तो लंबे जवाब लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर से हमने ये सीखा कि एक जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता, वो लाखों लोगों का घर है, उनकी रोज़ की ज़रूरत है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज हमारे लिए एक जंगल का क्या मतलब है। क्या वो सिर्फ लकड़ी का एक सोर्स है या उससे कहीं ज़्यादा कुछ? इसी सवाल के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए।